जादू वाला गाउन। देखो सामने से कौन आ रहा है, ऐसा लगता है मिट्टी में नहा कर आ रही है। पता नहीं क्लास टीचर इसे क्लास में बैठने कैसे देती है। और इसके कपड़े तो देखो कितने गंदे और पुराने हैं। अरे तुम दोनों मुझे देखकर ऐसी बातें क्यों करती रहती हो? मैं हर रोज नहा कर आती हूँ। मेरे कपड़े पुराने हैं तो क्या हुआ, लेकिन मैं धुले हुए कपड़े पहनती हूँ और मैं क्लास टीचर की फेवरेट स्टूडेंट हूँ क्योंकि मैं एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाती हूँ। बड़ी आई अपने आप को क्लास टीचर की फेवरेट स्टूडेंट कहने वाली। एक गरीब फटीचर हमारा मुकाबला करेगी, हमसे पंगा लेने की कोशिश भी मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। मैं गरीब हूँ तो क्या, कोई मुझे कुछ भी कह दे मैं चुपचाप नहीं सुनने वाली, समझी? शोभा एक गरीब परिवार से थी। उसकी माँ पार्वती मिट्टी के मटके बनाया करती थी। मिट्टी के मटके बेचकर जो पैसे मिलते उसी से उनका गुजारा चल रहा था। ऐसी ही एक दिन, सुनो शोभा बिटिया, गांव की नदी के पास से थोड़ी मिट्टी ले आओ, मुझे बहुत सारे मटके का ऑर्डर आया है। ठीक है माँ, मैं अभी जाकर मिट्टी लेकर आती हूँ। शोभा नदी से मिट्टी लेने के लिए चली जाती है और वहाँ से मिट्टी लेकर लौटती है तो रास्ते में उसे आकाश मिलता है जो कि उसकी क्लास में पढ़ता है। अरे शोभा, आज मेरा जन्मदिन है और मेरे घर पर जन्मदिन की बहुत बड़ी पार्टी है, तुम शाम को मेरे घर पर जरूर आना। शोभा ये सुनकर बहुत खुश होती है। ठीक है आकाश, मैं शाम को तुम्हारी पार्टी में जरूर आऊंगी। फिर शोभा खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। माँ, आज खाना मैं बाहर ही खाऊंगी, आप समय पर अपना खाना खा लेना। वो सब तो ठीक है बिटिया, लेकिन बाहर कहाँ खाओगी? अरे माँ, गांव के मुखिया जी के बेटे आकाश का जन्मदिन है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है माँ, इसलिए उसने मुझे अपने जन्मदिन पर आमंत्रित किया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है तुम चली जाना, लेकिन समय से घर लौट आना। शाम की पार्टी के लिए शोभा अपने कपड़े देखने लगती है। अरे मैं इनमें से कौन से कपड़े पहन कर जाऊँ? मेरे पास तो कोई अच्छी ड्रेस भी नहीं है, सब लोग मेरा कितना मजाक बनाएंगे। तभी वहाँ पर आकाश आ जाता है। अरे शोभा, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? आकाश, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, मैं ये पुराने कपड़े पहन कर आई तो सब लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे, इसलिए सॉरी आकाश, मैं शाम को नहीं आ पाऊंगी। अरे कोई बात नहीं शोभा, कपड़ों से इंसान की पहचान नहीं होती, इंसान की पहचान तो उसके विचार और कर्मों से होती है। तुम तो वैसे भी बहुत अच्छी लगती हो, इसलिए पार्टी में आज शाम को तुम जरूर आओगी। मैं बस तुम्हें यही कहने आया था, अब मैं चलता हूँ। आकाश की बातें सुनकर शोभा खुश हो जाती है और अपनी पुरानी ड्रेस पहनकर बर्थडे पार्टी में चली जाती है। पार्टी में उसकी क्लास की लड़कियां रानी और सितारा भी आती है। शोभा को देखकर वो दोनों बातें करने लगती है। अरे शोभा की बच्ची को देखो, इतनी बड़ी पार्टी में इतने गंदे कपड़े पहन कर आई है। ए शोभा, तेरे पास अच्छी ड्रेस नहीं है क्या, जो भिखारन बनकर पार्टी में आ गई? ओहो, तुम कैसी बातें कर रही हो सितारा, इसकी माँ तो मटके बनाती है मटके, इसके लिए ड्रेस कहाँ से ले पाएंगी? मुझे तो इसके अंदर से भी गोबर जैसी बदबू आती है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, छी छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। अरे शोभा, तुझे पार्टी में आने की क्या जरूरत थी? हमें बोलती, हम तेरा खाना घर पर भिजवा देते। इतना कहकर दोनों हंसने लग जाती है और शोभा रोते रोते वहाँ से चली जाती है और एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। ये दोनों चुड़ैलें बहुत ही ज्यादा बनती है, इनके पास पैसा है तो कितना इतराती है, अब हम गरीब है तो इसमें मेरी क्या गलती है? वहीं नदी के दूसरी तरफ एक जादूगरनी नहा रही थी। उसका बहुत ही सुंदर सोने का गाउन तैरकर नदी के दूसरे किनारे पर आ जाता है। अरे वाह, कितना सुंदर गाउन है, लेकिन ये है किसका? इतना कहकर शोभा तुरंत ही नदी में कूद जाती है और उस गाउन को निकालकर बाहर लेकर आ जाती है। अरे ये किसका गाउन है? कितनी देर से पानी में गिरा हुआ है, लेकिन फिर भी गीली ही नहीं हुई, ये किसका हो सकता है? शोभा वहाँ बैठकर काफी देर तक इंतजार करती है, लेकिन उस गाउन को लेने के लिए कोई भी नहीं आता। लगता है ये गाउन किसी का भी नहीं है, कोई इसे फेंक कर चला गया। कितना सुंदर गाउन है, मैं जल्दी से इसे पहन लेती हूँ। वैसे भी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कम से कम पार्टी में जाकर खाना तो खा लूंगी। शोभा जल्दी से वो गाउन पहन लेती है। गाउन को पहनते ही शोभा बहुत ही खूबसूरत हो जाती है और फिर वो आकाश के जन्मदिन पार्टी में चली जाती है।
हर कोई शोभा को देखकर हैरान रह जाता है। तभी रानी और सितारा मुंह बनाते हुए शोभा के पास आती है। शोभा की बच्ची, अभी तो तू फटी हुई ड्रेस पहन कर आई थी, अब इतना सुंदर गाउन कहाँ से लेकर आई है? अरे चुरा ली होगी कहीं से। अरे इसे कौन अपना गाउन देगा? इतना सुंदर गाउन खरीदने की तो इसकी औकात भी नहीं है। इतना कहकर रानी और सितारा जोर जोर से हंसने लग जाती है। तभी शोभा उनसे कहती है, तुम दोनों ज्यादा मत हंसो, ये मेरा ही गाउन है, मेरी माँ मेरे लिए खुद लेकर आई है और तुम मुझसे हमेशा चिढ़ती ही रहो। और मैं ये भी जानती हूँ कि इस वक्त मैं तुम दोनों से बहुत खूबसूरत दिख रही हूँ। शोभा खाना खाकर अपने घर चली जाती है। तभी उस गाउन में से एक आवाज आती है, सुनो शोभा, ये गाउन जादुई है, तुम इससे जो भी मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक मंत्र पढ़ना होगा। बोलो आबरा का डाबरा गिली गिली छू। इस तरह उन दोनों शैतान लड़कियों को भी सजा दिला सकती हो। वो दोनों तुम्हारे ऊपर कितना हंस रही थी, मुझे ये सब देखकर बहुत बुरा लगा। अच्छा, तो ये गाउन जादुई है? तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, जादुई गाउन। वो दोनों लड़कियां तो मेरे पीछे ही पड़ी हुई है, मुझे उन्हें अब सबक सिखाना ही होगा, तभी उनकी अकल ठिकाने पर आएगी। फिर शोभा जादुई गाउन पहनकर रानी के पास जाती है। तभी रानी शोभा को वहाँ देख गुस्से में बोलती है, अरे ओ भिखारन, तू यहाँ क्या करने आई है? मैं तुझे तेरी कर्मों की सजा देने आई हूँ। आबरा का डाबरा गिली गिली छू। तभी रानी शोभा के वश में हो जाती है। जी मालकिन, बताइए मालकिन, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? अरे वाह, ये तो सच में जादुई गाउन है। ये जंगली बिल्ली मेरे वश में हो गई है, लेकिन मैं इसे कुछ ऐसा करवाऊंगी जिससे इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे हाँ, ये मुझे गोबर बोल रही थी ना, यही सही मौका है। बाहर भैंस का गोबर पड़ा हुआ है, जाओ जाकर उसे उठाओ और उस गोबर को अपने मुंह से लगाओ। जी मालकिन, जैसी आपकी आज्ञा। फिर रानी बाहर जाकर भैंस के गोबर को उठाकर मुंह पर लगा लेती है। ये देखकर शोभा जोर जोर से हंसने लग जाती है। तुझे तो सबक सिखा दिया, अब बारी सितारा की है। उसके बाद शोभा सितारा के पास जाती है। अरे शोभा की बच्ची, तू यहाँ पर क्या कर रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर आने की? अभी बताती हूँ तुझे, आबरा कडाबरा गिली गिली छू। तभी सितारा भी शोभा के वश में हो जाती है। बताइए मालकिन, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? तुमने अपनी अलमारी में जितने भी कपड़े रखे हैं वो सब गरीबों में बांट दो और खुद फटे पुराने कपड़े पहनकर सड़क किनारे बैठकर भीख मांगो, समझी? जी ठीक है मालकिन। सितारा बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा कि शोभा ने उसे करने को कहा। वो अपने कपड़े गरीबों में बांटकर खुद भिखारी बनके फुटपाथ पर बैठ गई। ये देखकर शोभा बहुत खुश हो जाती है और अपने दोस्त आकाश के पास जाती है और उसे जादुई गाउन के बारे में सारी बातें बताती है। देखो शोभा, तुम जैसी भी हो मुझे बहुत पसंद हो। रही बात कपड़ों की, तो कपड़े तो सिर्फ बाहरी दिखावा है। तुम्हारे अच्छे विचार और तुम्हारी अच्छाइयाँ मुझे बहुत अच्छी लगती है शोभा। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बिल्कुल सही बोल रही हो आकाश, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं इस गाउन को वहीं छोड़ कर आऊंगी जहाँ से मैं इसे लेकर आई हूँ। उसके बाद शोभा अपने घर पर आ जाती है और उस गाउन को उतार देती है। वो जादुई सोने के गाउन को वापस लेकर जाने ही वाली थी कि वहीं दूसरी तरफ जादूगरनी अपने जादुई सोने के गाउन को ढूंढते ढूंढते शोभा के घर पर पहुंच जाती है। तभी वो शोभा की माँ पार्वती से कहती है, सुन औरत, मेरा जादुई गाउन कहाँ पर है? चोर कहेगी, जल्दी से मेरा गाउन मुझे वापस कर, नहीं तो तुझे अपने जादू से बंदरिया बना दूंगी। अरे आप कैसी बातें कर रही हो भला? मैं आपका गाउन क्यों चुराऊंगी भला? तू मेरा मजाक बना रही है। चुपचाप मेरा जादुई गाउन मुझे वापस दे दे। मैं तुझे आखिरी बार बोल रही हूँ, तुझे पता नहीं मैं कितनी बड़ी जादूगरनी हूँ। मुझे गुस्सा मत दिला, वरना अच्छा नहीं होगा। मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ, मेरे पास आपका गाउन नहीं है। लगता है तू ऐसे बिल्कुल नहीं मानेगी, तुझे मैं अभी सबक सिखाती हूँ। तभी वहाँ पर शोभा आ जाती है। ठहरो, मेरी माँ को कुछ भी मत करना। इस बैग में तुम्हारा जादुई सोने का गाउन है और ये गाउन मुझे नदी के किनारे मिला था। उसके बाद शोभा जादूगरनी को वो सारी बातें बता देती है। शोभा की बातें सुनकर जादूगरनी खुश हो जाती है। मैं तुझसे बहुत खुश हुई लड़की।
उसके बाद जादूगरनी अपने जादू से जादुई चांदी का गाउन प्रकट करती है। ये लो, ये मेरी तरफ से तेरे लिए एक तोहफा है। ये जादुई चांदी का गाउन है। तुम इससे जो भी मांगो ये तेरी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। इतना कहकर जादूगरनी वहाँ से चली जाती है और जादुई चांदी के गाउन से शोभा के घर में अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती और फिर वो हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। गरीब की 2 जादुई रसोई। जल्दी से खिचड़ी बनकर तैयार हो जाए, बड़ी जोरों की भूख लग रही है। आरती, अरे ओ आरती, कहाँ है तू? मैं यहाँ हूँ, चूल्हे पर खाना बना रही हूँ, आजा अंदर। आज खाने में क्या बना रही है? शाही पनीर की सब्जी बना रही हूँ, खाएगी क्या? क्या सच में? दिखा तो जरा। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तो खिचड़ी बना रही हूँ। बीमारों वाला खाना कौन खाएगा? तू ही खा। हम गरीबों की किस्मत में शाही पनीर कहाँ खाने को लिखा है? वो तो कभी कभार किसी की शादी में ही मिलता है खाने को। वो तो सही कहा तुमने, पिछली बार बरखा की शादी में खाया था। मैं तो कहती हूँ तू भी अपने माँ बाबा से कहकर अपने लिए एक अच्छा लड़का ढूंढकर शादी कर ले। क्या कहा? शादी? तुझे भला मेरी शादी कितनी जल्दी क्यों हो रही है? अरे जब तेरी शादी होगी तभी तो मुझे शाही पनीर खाने को मिलेगा। अरे मेरी शादी में कहाँ से तुझे शाही पनीर खाने को मिलेगा? मेरे घर की हालत तो तू जानती ही है। बाबा जमींदार के खेतों में काम कर कर 2 वक्त का खाना खाने के लिए बड़ी मुश्किल से 2 पैसे जुटा पाते हैं। मुझे तो अपने माँ बाबा के लिए अभी बहुत कुछ करना है। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करूँगी, अभी माँ बाबा को मेरी जरूरत है। ये कहते हुए आरती अपनी टूटी फूटी झोपड़ी की तरफ देखने लगी। काश मैं अमीर घर में पैदा होती तो कितना मजा आता। मैं सारा दिन भर बस शाही पनीर ही खाती रहती। लगता है तो शाही पनीर की बड़ी शौकीन है। और क्या, मेरा बस चले तो मैं सोते जागते उठते बैठते बस शाही पनीर ही खाती रहूं। अरे बस कर रानी, अब क्या पूरी दुनिया से शाही पनीर खत्म करके ही मानेगी? काश मेरे पास कोई जादुई छड़ी होती, कितना अच्छा होता। फिर तो मैं जादुई छड़ी से अपनी हर इच्छा पूरी करती। तू और तेरी जादुई छड़ी। इसके लिए तुझे किसी परी को बुलाना पड़ेगा। ये सब बातें छोड़, आजा मिलकर गरम गरम खिचड़ी खाते हैं। नहीं, मुझे नहीं खानी खिचड़ी, तू ही खा, मैं चलती हूँ। असल में आरती बहुत गरीब थी, लेकिन रानी के घर की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं थी। एक दिन आरती ने शहर जाकर काम करने का मन बनाया। आरती, मैंने सुना है तुम काम करने शहर जा रही हो। हाँ रानी, मैं शहर जाकर काम करूँगी और पैसे कमा कर लाऊंगी। बाबा भी अब बीमार रहने लगे हैं, उनसे काम भी नहीं हो पा रहा। मैं भी चाहती थी तेरे साथ चलूं, लेकिन शहर में हमें नौकरी देगा कौन? इतना बड़ा शहर है, कहीं ना कहीं काम हमें मिल ही जाएगा। अगर तू भी मेरे साथ चलना चाहती है तो चल सकती है, दोनों साथ चलेंगे तो एक दूसरे का साथ रहेगा। चल ठीक है, मैं भी चलती हूँ, 2 पैसे मैं भी कमा लूंगी। रानी और आरती थी तो बचपन की सहेलियाँ, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। रानी बिना मेहनत किए अमीर बनना चाहती थी, वहीं आरती दिल की बहुत अच्छी थी और बहुत मेहनती थी। दोनों नौकरी की तलाश में शहर चली गई और काफी कोशिशों के बाद उन्हें एक दुकान पर सफाई का काम मिला, जहां रानी दिन भर में थोड़ा बहुत ही किया करती, वहीं आरती पूरी लगन के साथ दिन भर काम में लगी रहती। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। उन दोनों को अब अपने घर की याद सताने लगी। फिर वो दोनों काम पर से छुट्टी लेकर घर की ओर चल पड़ी। यार आरती, देख तो जरा, उस कंजूस सेठ ने हमें कितने कम पैसे दिए हैं। इतने पैसों में भला क्या होगा? मैं तो यहाँ वापस नहीं आऊंगी। हाँ, हम जितना काम करेंगे उतने ही तो पैसे मिलेंगे। तू बस 2-4 घंटा काम करके बैठ जाया करती थी, उसी हिसाब से सेठ ने तुझे पैसे दिए हैं। हाँ ठीक है, मुझे पता है मैंने कितने घंटे काम किए हैं। हाँ, इससे अच्छा तो गांव में रहती तो सही था। काम करते करते मेरे गोरे हाथ भी काले पड़ गए। अच्छा ठीक है, नाराज क्यों होती हो? अच्छा बताओ, तुम इन पैसों का क्या करोगी? मैं इन पैसों से सबसे पहले तो शाही पनीर खाऊंगी, उसके बाद सोचूंगी बाकी पैसों का मुझे क्या करना है। तू और तेरा शाही पनीर। अच्छा ठीक है, चल सामने ही ढाबा है। क्या ढाबा? फिर तो मैं पेट भरकर शाही पनीर खाऊंगी। रानी ने अपने लिए फुल प्लेट शाही पनीर का ऑर्डर किया, वहीं आरती ने दाल रोटी खाई। आज तो मजा ही आ गया शाही पनीर खाकर। घर जाकर अब तो मैं चैन से सोऊंगी। उसके बाद दोनों सहेलियां अपने अपने घर की ओर चल पड़ी। आरती की माँ उसे देख बहुत खुश हुई। आ गई बिटिया, पूरे 2 महीने बाद तुझे देख रही हूँ। कैसी है बिटिया?
माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही। उनकी तबीयत तो ठीक है ना? बिटिया तेरे बाबा काम ढूंढने गए हैं। काम ढूंढने? पर वो तो खेतों में काम करते थे ना। हाँ बिटिया, पर तेरे जाने के बाद गांव में भुखमरी फैल गई। गांव के लोग काम की तलाश में शहर जा रहे हैं। ज्यादा बारिश होने की वजह से फसलें सारी खराब हो गई है। हर घर में अनाज की किल्लत हो रही है। सभी पानी मिलाकर पतली दाल और चावल खा रहे हैं, और वो भी बच्चों को पूरा नहीं पड़ रहा। गांव वालों को बड़ी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भगवान जाने आगे क्या होगा। अरे बातों ही बातों में मैं तो दाल चावल चढ़ाना ही भूल गई। तू आराम कर, मैं खाना बनाती हूँ, तेरे बाबा आते ही होंगे। नहीं माँ आप बैठो, खाना मैं बना देती हूँ। आरती ने रसोई में देखा तो थोड़े से ही दाल चावल डिब्बे में रखे थे। ये तो अभी भर के लिए ही है, चलो जल्दी से बना लेती हूँ, कल के लिए राशन मैं बाद में ले आऊंगी। आरती ने चूल्हे पर दाल चावल बनाया और माँ बाबा को परोसा। बिटिया तुम्हारी थाली कहाँ है? माँ मैं खा लूंगी, पहले आप खा लीजिए। बहुत दिनों बाद बिटिया के हाथ के बने दाल चावल खाए हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। माँ बाबा को खाना परोसकर आरती ने रसोई में जाकर जब अपनी थाली लगाई तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई है क्या? कोई मुझ भूखी बुढ़िया को खाना खिला दो। आरती ने अपना खाना छोड़ झट से दरवाजा खोला। मैं कई दिनों से भूखी हूँ, मेरे पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं है। कुछ खाने को मिलेगा? एक सूखी रोटी ही दे दो मुझ बुढ़िया को खाने को। आओ अम्मा अंदर आओ, आप यहाँ बैठो, मैं अभी आई। आरती ने बूढ़ी अम्मा को चटाई पर बिठाया। थोड़ी देर बाद आरती बूढ़ी अम्मा के लिए दाल चावल ले आई जो उसने अपने लिए परोसा था। अब बर्तन में उसके खाने लायक कुछ भी नहीं बचा था। बूढ़ी अम्मा ने खुश होते हुए खाना खाया। बिटिया तुमने मेरी कई दिनों की भूख मिटा दी। वैसे बिटिया तुम्हारा नाम क्या है? जी आरती नाम है मेरा। बिटिया तुम्हारे लिए तो खाना रखा है ना? हाँ अम्मा मेरे लिए खाना रखा हुआ है, आप मेरी चिंता ना करें। आरती की बात सुन बूढ़ी औरत खुश होते हुए आरती के सर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। नहीं अम्मा मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप अपना आशीर्वाद दीजिए। आरती की बात सुन बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल एक बड़ी सी हांडी उसके सामने थी। बिटिया आज से ये हांडी तुम्हारी है। नहीं नहीं अम्मा मैं इतनी बड़ी हांडी लेकर क्या करूँगी? खाना बनाने के लिए बर्तन है मेरे पास। बिटिया ये ऐसी वैसी हांडी नहीं है, ये जादुई हांडी है। तुम इसमें सिर्फ थोड़ा सा पानी डाल देना, फिर तुम जो चाहोगी इसमें वो पकवान बनकर तैयार हो जाएगा। इस हांडी की वजह से तुम्हारी रसोई जादुई बन जाएगी और तुम अपनी जादुई रसोई की मदद से भूखे लोगों को खाना खिला पाओगी। बस मेरी एक बात को हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी लालच मत करना। बूढ़ी औरत की बात सुन आरती का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद किया। अचानक बूढ़ी औरत कहीं गायब हो गई। उसके बाद आरती ने हांडी ले जाकर जैसी ही रसोई में रखा, उसकी रसोई सोने की तरह चमकने लगी। उसकी रसोई अब जादुई हो चुकी थी। रसोई की हर चीज चमक रही थी। आरती ने झट से हांडी में पानी डाला और ऐसा करते ही जादुई रसोई ने कमाल दिखाना शुरू कर दिया। आरती ने ये बात अपने माँ बाबा को बताई तो ये बात सुनकर वो दोनों भी बहुत खुश थे। बिटिया अब तो हमें खाने पीने की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हाँ माँ अब जादुई रसोई और हांडी की मदद से हम पेट भर खाना खा सकेंगे और दूसरों को भी खिला पाएंगे। आरती अब दिन भर हांडी में पानी डालकर उसमें बना स्वादिष्ट तैयार पकवान गरीब लोगों को खिलाने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब गांव से भुखमरी की समस्या खत्म हो गई। सभी को पेट भर खाना मिलने लगा। जब ये बात आरती की सहेली रानी को पता चली तो उससे रहा नहीं गया और फिर सच्चाई का पता लगाने आरती के घर आई। क्या बात है आरती, मैंने सुना है तू दिन भर लोगों को स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाती रहती है, लेकिन कैसे? तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? खुद खिचड़ी बनाकर गुजारा किया करती थी, आज मटर पनीर तो कभी बिरयानी, कभी कढ़ी चावल और अनेक तरह तरह के पकवान बनाकर खिला रही है। बता ना तू ये सब कैसे कर रही है? क्या कोई जादुई छड़ी हाथ लगी है? बता ना मुझे।
बताती हूँ, पहले बैठ तो जरा, मैं तेरे लिए शाही पनीर लेकर आती हूँ। इतना कहकर आरती रसोई में गई और हांडी में थोड़ा सा पानी डाला और शाही पनीर बनकर तैयार हो गया। ये सब छिपकर रानी ने देख लिया। ओह अच्छा, तो महारानी के पास ये जादुई हांडी है और इसकी रसोई कैसे सोने की तरह चमक रही है। आखिर ये सब माजरा क्या है, मैं पता लगा कर ही रहूंगी। रानी तुरंत जाकर कमरे में बैठ गई, जैसे कि उसने कुछ नहीं देखा। जे लो रानी, गर्मा गर्म शाही पनीर की सब्जी खाओ। अरे वाह आरती, तुमने तो इतनी जल्दी शाही पनीर की सब्जी भी बना ली, पर कैसे? भोली भाली आरती ने रानी को अपनी जादुई रसोई और हांडी के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया, जिसे सुन रानी के मन में लालच आ गया। इस हांडी को तो मैं लेकर ही रहूंगी। बेवकूफ आरती तो मुफ्त में सबको इतना बढ़िया खाना बांट रही है, मैं तो इसकी मदद से खाना महंगे से महंगे दाम में बेचकर खूब पैसे कमाऊंगी। अरे रानी, क्या सोचने लगी? खाना खाओ, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। कुछ नहीं खा रही हूँ। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। फिर एक रात रानी दबे पांव आरती के रसोई में दाखिल हुई और जादुई हांडी के बदले एक साधारण हांडी रख दिया। अब मेरी रसोई भी जादुई हो जाएगी। फिर मैं इस जादुई हांडी की मदद से खाने के बदले लोगों से ढेर सारे रुपया पैसा लूंगी और कुछ दिनों में अमीर हो जाऊंगी। वारी रानी, तेरा जवाब नहीं। अगली सुबह रानी ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसने सोचा था। वो जादुई हांडी की मदद से स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बनाकर लोगों को बेचने लगी। वहीं दूसरी ओर आरती जब अपनी रसोई में गई और उसने अपनी हांडी में जब पानी डाला तो उसमें से एक भी पकवान बनकर बाहर नहीं आया। ये देख आरती को बड़ी हैरानी हुई। अरे ये क्या, हांडी में से पकवान बनकर बाहर नहीं आया? अब मैं लोगों को क्या खिलाऊंगी? और मेरी रसोई पहले जैसी क्यों दिखाई दे रही है? इसकी सोने जैसी चमक कहाँ गई? कहीं इसका जादू खत्म तो नहीं हो गया? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो किसी प्रकार का लालच बिल्कुल भी नहीं किया, फिर ये हुआ कैसे? आरती को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो सोच में पड़ गई। तभी शाम होते होते गांव में हड़कंप मच गया। शोर शराबा सुन आरती जब घर से बाहर निकली तो देखा चारों तरफ पानी ही पानी था, जैसे कि भयंकर बाढ़ आया हो। सभी पानी में डूब रहे थे। हे भगवान, ये सब क्या है? अचानक गांव में इतना सारा पानी कहां से आ गया? भगवान कुछ कीजिए, मेरे गांव को बचा लीजिए। आरती का इतना कहना ही था कि तभी वही बूढ़ी औरत उसके सामने प्रकट हो गई। ये लोग अपनी करनी का फल भुगत रहे हैं। अम्मा आप, लेकिन इन्होंने क्या किया? तुम्हारी सहेली रानी के मन में लालच आ गया था। वो तुम्हारी जादुई हांडी को चुराकर अपने घर ले गई और अपनी जादुई रसोई में से स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाकर लोगों को ऊंचे दामों में बेचने लगी। और जब गांव वालों को इस जादुई हांडी के बारे में पता चला तो वो सब मिलकर इस हांडी को छीनने में लग गए। बस इसी छीना झपटी में हांडी का पानी नीचे गिर गया और इस गांव में बाढ़ आ गई। अम्मा कृपया कर इन सबको बचा लीजिए। इन सबकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ठीक है बिटिया, रुको, मैं कुछ करती हूँ। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा ने कुछ मंत्र पढ़े और फूंक मारा और देखते ही देखते बाढ़ का पानी धीरे धीरे गायब होता चला गया। रानी और सब गांव वालों ने मिलकर अम्मा से माफी मांगी और सबने कभी लालच ना करने की कसम खाई और इस तरह सब ठीक हो गया।